हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अब टॉपिक वाइज मतलब रिवीजन करेंगे, साथ साथ में उस मतलब इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सेल चैप्टर से स्टार्टिंग किया था और कल मतलब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस मैंने सेल के बारे में बताई थी और वहाँ पे हार्डली हमने शायद 36 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। ठीक है, बाकी मैंने बोला था कि कल के मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन है, उनको ध्यान से पहले रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें से करेक्ट वन जो है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। नहीं, ठीक है, ये चीज़ तो गलत हो जाती है। कल मैंने बताया भी था, जिन्होंने नहीं भी देखा है ना, जो आकर के मतलब इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप इसे मतलब बैक कर दो और यहाँ से जाके पहले जो इसकी फर्स्ट वाली वीडियो है उसको देख लो। उसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसको पहले देखो, नोट कर लो, फिर उसके बाद में फिर आप इस आगे मतलब आगे इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करो। नेक्स्ट पॉइंट है बी, गोल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। गोल्जी अपरेटस जो है वो लाइजोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बताया था मैंने कौन कौन से, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम, ये चारों इन्वॉल्व हैं। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड हैव डीएनए। हाँ ठीक है, इनका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा है कहीं पे। नेक्स्ट पॉइंट है डी, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल एज एटीपी इज जनरेटेड इन देम। यस डेफिनेटली, तो हमारे ऑप्शंस जो है वो बी और डी निकल के आते हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी वट एवर इंफॉर्मेशंस यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डेफिनेटली उसके नीचे चेक बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, द नंबर ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तरीके से ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऐसे बनता है, तो इसमें पूछ रहा है कि कितने स्टैक्स होते हैं। ये एक सिंगल क्या कर रहा है, मतलब सिंगल सिस्टर्नी है ना, तो एक स्टैक मतलब एक स्टैक, जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाओ तो वो एक स्टैक बन जाता है। तो वही कह रहा है कि एक स्टैक में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की कितने सिस्टर्नी पाए जाते हैं, मतलब ये इस तरीके से ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये कितने हो सकते हैं। तो इसका आंसर है, मतलब याद कर लीजिए, ये 3 to 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या है? हैज़ अ स्मूथ एंड रफ सरफेस, हैज़ अ फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग फेस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसमें देखो एक इस तरीके से, जैसे सपोज करो मैं एक सिस्टर्नी लेके चलती हूँ, तो इसमें देखो एक फॉर्म, एक जो होता है ये होता है फॉर्मिंग फेस। ठीक है, और एक होता है ये मैच्योरिंग फेस। इधर से मतलब चीज़ें बनना शुरू होती हैं और इधर बन के निकल जाती हैं। बाकी डिटेल में जिन बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो एक बार आप डिटेल देखिएगा तो पता चलेगा आपको। और इसी में ये वाला जो होता है ये होता है, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। ठीक है, सिस फेस होता है और ट्रांस फेस होता है। सिस को ही क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, और इसको मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। और ये मतलब ये वाला जो फेस है इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। सिस वाला ही जो है यही क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स फेस होता है, और फॉर्मिंग वाला जो होता है ये कॉनकेव होता है। तो मतलब इन सारे पॉइंट्स से भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, मतलब ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि सिस्टर्नी इज अ स्ट्रक्चर फाउंड इन, तो कहाँ पे फाउंड होता है, वो गोल्जी बॉडी में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, अब बात होती है लाइजोसोम्स की। तो लाइजोसोम्स से देखो क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल हेल्प इन वेस्ट डिस्पोजल इन एन एनिमल। एनिमल में जो वेस्ट डिस्पोजल है वो सारे काम कौन करता है, तो डेफिनेटली हमारा लाइजोसोम करता है। ठीक है, ऑटोफैगी या फैगोसाइटोसिस करता है, हेल्प इन मेंटेनिंग सेलुलर क्लीनलीनेस एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सेकेंडरी लाइजोसोम। सेकेंडरी लाइजोसोम का टाइप इसमें से कौन सा नहीं है, तो सिर्फ इसमें एक रेजिडुअल बॉडीज ही मतलब बन के आती हैं,
वो हैं, बाकी ग्रेन्यूल्स नहीं है, फेगोसोम्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे आंसर जो है वो निकल के आता है मोर देन वन ऑफ द अबव। बाकी कल मैंने बताया ही था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी वाला तो इनएक्टिव होता है, सेकेंडरी वाला एक्टिव हो जाता है, और टर्शरी वाले का भी कुछ ऐसे मैंने बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि बीपीएससी 2023 का पूछा हुआ है, वो भी जोलॉजी के पेपर में, मतलब बीपीएससी जोलॉजी में आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी वाले बच्चे थोड़ा सा और डीप में पढ़ने की कोशिश करो, बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि एनसीईआरटी पढ़ के एस्टेट क्वालिफाई हो गया है, दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन जो एस्टेट का एग्ज़ाम था ना, वो भी मतलब बेसिकली, मतलब पूरी तरीके से मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ वो एनसीईआरटी ही बेस्ड था। इसलिए अपने लेवल को, अपने क्वेश्चंस के लेवल को, अपने कॉन्सेप्ट के लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके ले जाओ, बिकॉज वो आपसे किस लेवल तक का पूछेंगे आप उन्हें नहीं मतलब वो कर सकते हो। यहाँ तो आप मुझे रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि मतलब अरे मैडम 40 मिनट की वीडियो हो गई, 50 मिनट की हो गई, बहुत हो गया ये वो। नहीं, आदत डालो पढ़ने की, ठीक है। कम से कम 2-2, 3, 2.5 घंटा एक शिफ्ट में बैठ के पढ़ोगे, तब जाके ज़िंदगी में कुछ होने वाला है। और अपना रेंज जो है, अपना रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अपना रेंज ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ों को बढ़ाओ। बाकी देखो एक बार ये देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेजिडुअल बॉडीज रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम विद फैगोसोम। जब प्राइमरी लाइजोसोम इनएक्टिव होता है, वो फैगोसोम्स के साथ जब फ्यूज करता है तो उसको ऑटोफैगोसोम्स बोलते हैं, कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल। द ग्रेन्यूल्स आर नॉट लाइजोसोम्स, दे आर वेसिकल्स स्टोरिंग सब्सटेंसेस लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स। दस बी रेजिडुअल बॉडीज एंड ग्रेन्यूल्स आर नॉट सेकेंडरी लाइजोसोम्स, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा हाँ, सॉरी, ये पूछ रहा था कि कौन सा है जो, देखो डिटेल मतलब थोड़ा सा पढ़ा ऑफ मतलब ये क्वेश्चन देखो दोबारा से रीड करो। नॉट पूछा था, नॉट सेकेंडरी लाइजोसोम का टाइप नहीं है, तो रेजिडुअल बॉडीज तो सेकेंडरी में ही आ जाती हैं, ग्रेन्यूल्स भी आ जाएंगे। तो आंसर क्या है, मतलब यहाँ पे फैगोसोम्स, मतलब फैगोसोम्स जो है ये किस में आ जाता है, ये प्राइमरी का आ जाएगा, ठीक है, प्राइमरी लाइजोसोम में आ जाएगा, और बाकी ये दोनों सेकेंडरी के हैं। यहाँ पे देखो रेजिडुअल बॉडीज और ग्रेन्यूल्स जो है वो सेकेंडरी लाइजोसोम के पार्ट नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी निकल के आता है। बाकी इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है, लाइजोजाइम प्रेजेंट इन परस्पिरेशन, सलाइवा एंड टीयर्स डिस्ट्रॉयड। तो ये क्या डिस्ट्रॉय करते हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सुसाइड बैग या सुसाइडल बैग। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे लाइजोसोम्स कहलाते हैं। कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच अंडरगोज ऑटोलिसिस एंड बर्स्ट ओपन व्हेन द सेल गेट्स डैमेज। इट इज़ अ वेसिकल दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। कैसा है ये सिंगल मेम्ब्रेन, अब तो कल वाली वीडियो देखने के बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी जिन्होंने नहीं पहले से पढ़ा था। इट हेल्प टू डाइजेस्ट अनवांटेड कंपोनेंट्स, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, लाइजोसोम्स कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स। तो वो इनएक्टिव एंजाइम्स किस में होते हैं, प्राइमरी लाइजोसोम्स में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूल से, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग वैक्यूल्स। दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। नहीं, प्लांट एनिमल दोनों में होते हैं। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स इन प्लांट, बिल्कुल सही है। दे स्टोर फूड, हाँ ये भी चीज़ें मतलब होती हैं। दे हेल्प इन एक्सपेलिंग वेस्ट इन सम ऑर्गेनिजम्स, ये भी सही है। दे डाइजेस्ट वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स एंड फॉरेन बॉडीज़, नहीं ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बी सी डी जो है वो हमारा क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। बाकी डिटेल्स ये आपको ज़रूरत है तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट सबको पता है, वैक्यूल की जो आउटर मतलब वैक्यूल की जो आउट मेम्ब्रेन होती है उसी को टोनोप्लास्ट कहते हैं। मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स विद सेल ऑर्गेनल, तो वैक्यूल हो जाएगा इसका आंसर। बाकी यहाँ पे जो मतलब ये डिटेल में जो चीज़ें दी हैं ना, इनको स्किप मत करिए, इनको पढ़ते चलिए। दे आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म, तो ये कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ये भी बिहार का ही पूछा गया था, 2013 में आया था, टीजीटी साइंस का क्वेश्चन है। बाकी एटीपी के बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, यू गाइस कैन गेट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। सेल ऑर्गेनेल्स दैट हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम, तो दो ही लोग थे जिनके पास खुद का वो सब था, कौन कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी? आउटर मेम्ब्रेन बोल रहा है, ना कि इनर मेम्ब्रेन बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो, एटीपीएस भी इनर में था, कोलिन डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी उसमें था अंदर वाली पे। तो यहाँ पे आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ये भी बीपीएससी में पूछा गया था अभी 2023 का। The enzymes found on the outer membrane of mitochondrial cristae are typically involved in processing such as lipid metabolism and protein import rather than those listed। और मैंने बताया भी था कि आउटर वाले पे मतलब क्या होगा यहाँ पे। वैसे एंजाइम्स पूछ रहा है, वो तो मैंने पोरिन प्रोटीन्स बताया था। फॉर इंस्टेंस एंजाइम्स लाइक मोनोअमाइन ऑक्सीडेज आर फाउंड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन कंट्रीब्यूटिंग टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ से ये एंजाइम का नाम है, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन पे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द सेल? ये एनर्जी करेंसी की बात करते हैं तो वो एटीपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एंड आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? तो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनल? तो ईटीएस कहाँ पे चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH2 आर पास्ड अलोंग अ सीरीज ऑफ प्रोटॉन कॉम्प्लेक्सेस जनरेटिंग अ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू प्रोड्यूस ATP। बाकी आई होप सो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर आप सभी ने पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगी। बाकी पढ़ते रहो साथ साथ में, अब फटाफट रिवीजन ही करनी है तो सारे सिर्फ PYQs ही देखेंगे हर चैप्टर के। क्रिस्टी आर द फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन, तो क्रिस्टी कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड से क्या क्वेश्चन आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिड? प्लास्टिड के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? इट इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA इन, सॉरी प्लास्टिड नहीं है ये, प्लाज्मिड है, ठीक है, सॉरी प्लाज्मिड है ये। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA बैक्टीरिया में, सही है। इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट बट इनर्ट जेनेटिक मटेरियल, नहीं। होस्ट क्रोमोजोम कैन बी इंटीग्रेटेड विद द प्लाज्मिड, ये सही है। ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड कैन बी डन फ्रॉम सेल टू सेल विदाउट किलिंग द होस्ट। तो यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, ठीक है, नॉट करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। बाकी डिटेल्स पढ़ना है तो पढ़ ही लो। देखो क्या कह रहा है कि द प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA इन बैक्टीरिया, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट जीनोम, होस्ट जीनोम अपना काम करता है, ये अपना काम करता रहता है, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। दे कैन इंटीग्रेट विद द होस्ट क्रोमोजोम, होस्ट क्रोमोजोम के साथ इंटीग्रेट भी कर लेता है। हाउएवर दे आर नॉट इनर्ट, ठीक है, they often carry genes beneficial to the host such an antibiotic resistance and play essential role in bacterial adaptations and evolution। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लास्टिड से ही है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, रीड करते हैं ध्यान से। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट कोड विच डिपिक्ट्स करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स। अब देखो, प्रोटोक्लोरोफिलाइड ए is a pigment that absorb red and blue light and get converted to chlorophyll A। तो यहाँ पे देखो क्या था? प्रोटोक्लोरोफिलाइड ए की बात हो रही है। इज अ पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट एंड गेट कन्वर्टेड टू क्लोरोफिल ए, मतलब प्रोटोक्लोरोफिल है जो रेड और ब्लू, मतलब यही रेंज ही है, तो क्लोरोफिल ए के लिए है। तो मतलब ये थोड़ा ठीक लग रहा है, एग्जैक्टली नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को ये नहीं कि आपने जो पढ़ा है वही मतलब आपसे पूछ लेगा, थोड़ा सा मिलता जुलता है, मतलब एलिमिनेट करने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है। बाकी दूसरा ऑप्शन है
क्रिप्टोक्रोम्स, ठीक है। क्रिप्टोक्रोम्स आर अ ग्रुप ऑफ अनआइडेंटिफाइड पिगमेंट्स, अनआइडेंटिफाइड पिगमेंट्स का एक ग्रुप है, ठीक है। दैट एब्जॉर्ब रेड एंड लॉन्ग रेंज वेवलेंथ्स। तो नहीं, ये इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे गलत होती है। इसका देखो आंसर, मतलब इसमें जो क्रिप्टोक्रोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ब्लू लाइट सेंसिटिव होते हैं। रेड से तो इनका कोई मतलब ही नहीं होता है। ये कैसे हैं, ब्लू लाइट सेंसिटिव है। नोट कर लीजिए इसको कहीं पे, ब्लू लाइट सेंसिटिव हैं। और मतलब ब्लू लाइट सेंसिटिव न्यूक्लियर फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लियर फ्लेवो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड हैव सिरकाडियन क्लॉक फंक्शनिंग इन बोथ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। तो ये चीज़ नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोक्रोम्स कहाँ पे होते हैं, ये इनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, क्राइज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्राइज आर ब्लू लाइट सेंसिटिव न्यूक्लियर फ्लेवोप्रोटीन्स दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड हैव सिरकाडियन क्लॉक फंक्शंस इन बोथ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। आप लोग लिख लो, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कह रहा है कि फाइटोक्रोम्स आर पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब स्ट्रॉन्ग रेड एंड फार रेड लाइट वेवलेंथ, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में बात करते हैं डी वाला ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि यूवीबी फोटो रिसेप्टर्स आर अनआइडेंटिफाइड कंपाउंड दैट एब्जॉर्ब वेवलेंथ बिटवीन 360 टू 400 नैनोमीटर। हाँ, अल्ट्रावायलेट का काम होता है वहाँ पे, और मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो रेंज ही होती है वो कितनी होती है, 100 से 400 nm की होती है। लेकिन इसमें देखो स्पेसिफिक पूछ रहा है, बी के बारे में पूछ रहा है, तो ये मतलब बी की रेंज जो है वो यहाँ पे गलत मेंशन है बच्चे। बी की रेंज जो होती है वो होती है 280 से लेके 315 नैनोमीटर तक, ठीक है। और बाकी मैं ए और बी का भी बता रही हूँ, उसको भी आप लोग साथ में नोट कर लीजिए। जैसे ए का जो रेंज है वो लिख लो साथ में, इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये जो रेंज है, ए वाली जो रेंज है उसको लिख लो यहाँ पे, 315 से लेके 400 nm की होती है, ठीक है। बी की 280 से 315 हो गई। और जो सी होता है, सी का लिख रहे हैं, सी का होता है 100 से लेकर के 280 nm तक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कुछ अलग निकल के आया यहाँ पे। देखो हर ऑप्शन जो था वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पे जो पहला वाला है, एक तो ये सही है, ठीक है, और एक ये सी वाला सही है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस वाले में आपने पढ़ा होगा तो ये दोनों पॉइंट्स तो थे वो मतलब अननोन नहीं लग रहा होगा। बाकी ये क्रिप्टोक्रोम्स या क्राइज के बारे में मैंने बता ही दिया कि क्या था। और बाकी अल्ट्रावायलेट का रेंज भी आपको पता चल गया होगा कि वैसे तो 100 से 400 के बीच में होता है, लेकिन अगर ए बी सी तीनों का अलग अलग पूछता है तो ए 315 से 400, बी 280 से 315 और सी 100 से 280 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी वही यहाँ पर भी ऑप्शन में वही ए और सी ही दे रहा है, ठीक है, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है जाने की। अब नेक्स्ट है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में, ग्रेन्यूल्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड। प्लास्टिड ही क्या है जो सिर्फ इसमें होगा, प्लांट सेल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, प्लास्टिड्स प्ले अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेसेस। तो प्लास्टिड क्या है, फोटोसिंथेसिस का ही काम करते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में तो हम लोग कल देख ही चुके हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्या कह रहा है, थैलेकॉइड अकर इनसाइड। तो थैलेकॉइड कहाँ पे होते हैं, सबको पता है क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। और इसमें भी देखो ये इस तरीके से ये लगे होते हैं। तो ये स्टैक ऑफ ग्रेना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। और एक सिंगल ये क्या होते हैं, मतलब ये इसको हम लोग बोलेंगे स्टैक ऑफ ग्रेना। और एक सिंगल जो होता है ना ये वाला, एक अगर सिंगल कॉइन की बात की जाए तो दिस इज कॉल्ड ग्रेनम, ठीक है। ये तो बेसिक्स हैं और बाकी फोटोसिंथेसिस मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरे चैनल पर ही वीडियोस हैं, तो आप एक बार वहाँ पे विजिट कर सकते हैं इफ़ यू फील द नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, द राइबोसोम की बात आती है। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम सबको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61,
what used to be described as Nissls granule in nerve cell and now identified as, तो ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स ही होते हैं एक तरीके के। देखो एक बार इसकी डिटेल्स को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। Nissl granules, once thought to be distinct structure, are now recognized as clusters of ribosomes within nerve cell। अगर nerve cell में ribosomes हैं तो वो क्या कहलाते हैं, Nissl granules के नाम से जाने जाते हैं। These ribosomes are responsible for protein synthesis, crucial for various neuronal फंक्शंस एंड सेलुलर प्रोसेसेस। प्रोटीन सिंथेसिस क्रूशियल मतलब वही सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये Nissl granules जो है वो किसका, राइबोसोम्स का ही क्लस्टर या मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से है, साइटोस्केलेटन से है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 62, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर अकर्स इन, तो किस में होता है भाई, सीधी सी बात है सभी सेल्स में होगा ना, यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो या ग्रीन एल्गल सेल्स हो, मेरे अकॉर्डिंग ये सब में होना चाहिए। और आंसर भी डी दिया हुआ है यहाँ पे, ये DSS भी 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, नहीं, दोनों में ही प्रेजेंट होता है, तो यही हो जाएगा। बाकी स्ट्रीमिंग एंडोसाइटोसिस एक्डोसाइटोसिस अकर्स ओनली इन यूकैरियोट्स, ठीक है। सर्कुलर DNA इन साइटोसोल एंड एक्सोसाइटोसिस अकर ओनली इन प्रोकैरियोट्स, तो नॉट पूछ रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, साइटोस्केलेटन इज फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, facilitate cell movement and plays a role in intracellular transport, ठीक है। therefore the presence of cytoskeleton is not exclusively to eukaryote, it is also present in prokaryote cells। BPSC का ही है, बॉटनी का पूछा हुआ 24 का, मतलब अभी 23 में जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल से है। हाउ मेनी सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल ड्यूरिंग माइटोसिस, तो माइटोसिस के टाइम में एक सेंट्रोजोम में कितने, 2 ही सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये इस तरीके से मैंने ऐसे करके बताया था ना, ये एक एमोर्फस सब्सटेंस सा होता है, इसमें 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर पड़े होते हैं। देखो ड्यूरिंग माइटोसिस इन एनिमल सेल ईच सेल टिपिकली कंटेन्स अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल totaling 2 centrioles. These centrioles play a crucial role in organizing the spindle fibers that help separate and duplicated chromosomes into 2 daughter cells, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, मेटाफोर्स क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन विच ऑर्डर इन यूकैरियोन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के आता है यहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये किस ऑर्डर में होता है, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग। इतना तो पता है कि इक्वेटर पे लाई करते हैं मेटाफेज में क्रोमोसोम्स, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लो एक बार इसके डिटेल्स भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इन अ कैरियोग्राम, ठीक है, मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय साइज, विच लार्जर क्रोमोसोम पोजिशनड फर्स्ट, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे आगे, डिसेंडिंग टू स्मॉलर वंस, ठीक है, डिसेंडिंग टू स्मॉलर वंस। दिस अरेंजमेंट एड्स इन आइडेंटिफाइंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, टिपिकली सेक्स क्रोमोसोम्स फॉलो ऑटोसोम्स, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, क्या कह रहा है यहाँ पे, ड्यूरिंग मेटाफेज वन के टाइम में, यानी कि मियोसिस की बात हो रही है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, टेट्राड जो है वो बनता है, तो कहाँ पे, वहाँ पे चियास्मेटा होता है, उसी जगह पे दोनों की इस तरीके से ऐसे, एक इधर से और दूसरा वाला सपोज दैट ये इस तरह से, तो ये जो जंक्शन होता है ना, ये क्या कहलाता है, मतलब कैंची जैसा जो ये बन रहा है, इसी को बोलते हैं चियास्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी डिटेल्स है यहाँ पे, पढ़ लेना, कोई वो नहीं है। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग मियोसिस वन एनाफेज स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स अटैच द काइनेटोकोर टू सेपरेट, तो देखो एनाफेज 1 की बात हो रही है यहाँ पे, मियोसिस में एनाफेज 1 की बात हो रही है, तो स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल अटैच द काइनेटोकोर। अब वहाँ पे क्या होता है, मतलब कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं,
अलग होना शुरू हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है। क्रोमेटिड्स तो एनाफेज 2 में अलग होंगे, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, कह रहा है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि किसकी बात हो रही है, एपोप्टोसिस की, अ सेल डज नॉट अंडरगो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंज, तो वो कौन से चेंज को नहीं करेगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा, कैस्पेज एक्टिवेशन, ये थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, ब्लेबिंग, ये सारी चीज़ें होंगी, सेलुलर कंटेंट लीकेज टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये चीज़ नहीं होगा। इसको मतलब एज इट इज़ पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है, DSSB में पूछा हुआ था। बाकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ तो एपोप्टोसिस कहलाता है, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, कह रहे हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियोलस, जो फ्लूइड सा होता नहीं है ऐसे कुछ, ऐसे मतलब ये ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पड़ा होता है, टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ, तो ये किसके सिंथेसिस में पार्ट मतलब वो करता है, तो ये राइबोसोमल RNA का फॉर्मेशन करता है, rRNA। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। द न्यूक्लियोलस इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ, पहले वो राइबोसोमल RNA बनाएगा, विच फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, इट डज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA, ठीक है। मतलब राइबोसोमल RNA ये ऐसे बड़ा वाला जो बर्गर जैसा बनता था ना, सबसे पहले ये बनाएगा, ये न्यूक्लियोलस ही है, इन दोनों यूनिट्स को बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की जो बेसिक यूनिट होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं और फिर वो न्यूक्लिक एसिड होता है। देखो लिखा है न्यूक्लियोटाइड, BPSC में पूछा हुआ है, TGT का है ये। अ न्यूक्लियोटाइड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंसिस्टिंग ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप, क्या क्या होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे करके मतलब पाँचवा या चौथा एक अलग कर देगा। तो इसमें क्या क्या होता है, देखो एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर मॉलिक्यूल होता है, राइबोज होगा तो RNA, डीऑक्सीराइबोज होगा तो DNA, एंड अ नाइट्रोजिनस बेस, और नाइट्रोजिनस बेस में इन सब में से कोई भी हो सकता है, और फिर वो क्या बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ DNA या RNA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, DNA इज मेनली फाउंड इन, DNA मेनली कहाँ पाया जाता है, तो सबको पता है कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, ह्यूमन का डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46, हैप्लॉयड पूछेगा तो 23 हो जाएगा, 23 हैप्लॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, इन अ साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ meiotically dividing cells, a dicentric anaphase bridge was observed under the microscope. What would be the possible cause of such appearance in a dicentric chromosome? तो यहाँ प्रेशन से है एग्जैक्टली ये, ठीक है। तो जिन बच्चों ने मतलब पढ़ा होगा कि पैरासेंट्रिक पेरिसेंट्रिक ये सब मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स थे, तो उसमें से मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन दे रहा है कि इन ए साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ मियोटिकली डिवाइडिंग सेल, जब मियोसिस हो रहा होता है, ए डाइसेंट्रिक एनाफेज ब्रिज, मतलब डाइसेंट्रिक एनाफेज मतलब कि एक क्रोमोसोम इस तरीके से था ही, और मतलब इसी का जो है यहाँ से ये मतलब बीच में से अगर ये पोर्शन कट करके और दोबारा से मतलब इस तरीके से आकर के यहाँ पे ऐसे जुड़ जाता है, तो इन दोनों सेंट्रोमेयर के बीच में एक ब्रिज जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसी को डाइसेंट्रिक एनाफेज ब्रिज बोल रहे हैं, जो कि देखा जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये कंडीशन मतलब इसमें देखो बस एक चीज़ ये पकड़ो यहाँ से कि जो क्रोमोसोम होता है, देखो पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स अ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट वेयर अ सेगमेंट ऑफ DNA कंटेनिंग द सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर यानी कि ये बीच वाला जो पोर्शन है यही तो सेंट्रोमेयर है, ये बीच वाला पोर्शन ये सेंट्रोमेयर है। तो ये कहता है ये कट के इन्वर्ट हो जाता है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम इस तरीके से था, अब ये बीच में से ऐसे कटता है और फिर उसके बाद में ये इसका इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ड्यूरिंग मियोसिस द डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम कैन फॉर्म एन एनाफेज ब्रिज ड्यू टू टेंशन बिटवीन द टू सेंट्रोमियर्स, दोनों सेंट्रोमियर्स के बीच में मतलब टेंशन क्रिएट हो जाती है, और वही टेंशन या मतलब एक तरीके का मतलब कोई एक तरीके की मतलब फोर्स डेवलप हो जाती है, तो वही क्या करती है, लीडिंग टू अ क्रोमोसोमल ब्रेकेज एंड एब्रेंट सेग्रीगेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये KVS में आया था,
2018 का है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये। बाकी ये मैंने बताया ना कि मतलब ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन का ही वो है। इसमें देखो दो तरीके का होता है, एक पेरिसेंट्रिक होता है, एक पैरासेंट्रिक होता है। जैसे सपोज करो, मैं इसको एक बार ड्रॉ मतलब रब कर देती हूँ, एक बार ऐसे बना के बताती हूँ। जैसे सपोज करो कि ये कोई क्रोमोसोम था, ठीक है। अब इस पे पी क्यू आर एस इस तरीके से मतलब 4 सेगमेंट लगे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है पेरिसेंट्रिक वाले केस में कि ये जो क्यू आर वाला है, ये वाला पोर्शन ये कट मतलब टूट करके और ये पलट के जुड़ जाएगा। पलट के देखो कैसे जुड़ जाता है, बता ही देते हैं एक बार। ये इस तरीके से था, ये पी था एज इट इज़ और ये मतलब एस था, और बाकी जो चेंज हुआ वो क्या चेंज हुआ, आर नीचे था ना, ये आर ऊपर चला जाएगा और क्यू जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये पेरिसेंट्रिक होता है, मतलब कि यहाँ पे व्हेन टू ब्रेक्स इन्वर्जन का ही मतलब एक ही एग्जांपल है। व्हेन टू पार्ट्स ब्रेक अकर इन अ क्रोमोसोम एंड ब्रेक्ड पार्ट अगेन रीजॉइन, ठीक है। ब्रेक पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, फिर से जुड़ जा रहा है। और पेरिसेंट्रिक में कि ब्रेक पार्ट में जो है वो सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर है अगर ब्रेक पार्ट में, तो ये पेरिसेंट्रिक कहलाएगा। लेकिन अगर ये सेंट्रोमेयर वाला नहीं है, इधर पी और मतलब क्यू में ही अगर चेंज हो जाए या आर या एस में चेंज हो जाएगा इस तरीके से, मतलब जब सेंट्रोमेयर नहीं होगा तो वो पैरासेंट्रिक कहलाएगा, और जब सेंट्रोमेयर साथ में सेंट्रोमेयर को लेकर के जब ये चेंज हो रहा है तो ये पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन कहलाता है। बाकी बहुत डिटेल में फिर हम देखेंगे आगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। मेटाफेज स्टेज में मतलब क्रोमोसोम्स का क्या स्ट्रक्चर रहता है, तो इट इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर। मेटाफेज में देखो इस तरीके से ऐसे पड़ा रहता है ना, ये इधर से ऐसे। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट असर्शन और रीजन दिया है। अब देखो क्रोमोसोमल एब्रेशन लीड्स टू एन अल्टरेशन इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है होता है। द क्रोमोसोम चेंज कैन बी ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिकली, हाँ वैसे कहाँ दिखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या निकल के आते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिकली तो देखेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी सारी मतलब चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कैरियोटाइपिंग वगैरह होती है, साइटोजेनेटिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। तो बात तो सही कह रहा है, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। बाकी देख लेते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। देखो क्या कह रहा है, क्रोमोसोमल एब्रेशन रिजल्ट इन चेंज टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। दीज अल्टरेशंस आर नॉट सोलली आइडेंटिफाइड थ्रू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से ही नहीं हम सारी चीज़ों को मतलब फाइंड आउट कर लेंगे, बट रिक्वायर साइटोजेनेटिक मेथड्स जैसे कि कैरियोटाइपिंग या फिर मॉलिक्यूलर टेक्निक्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट, तो सबको पता है काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, ये सेंट्रोमेयर होता है, ये इसके साथ में ये ऐसे लगे होते हैं, इसी से स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, तो ये काइनेटोकोर होता है। काइनेटोसोम वगैरह मत लगा देना, काइनेटोकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको छोड़ देते हैं, तो चलो देख ही लो क्या पूछ रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या है। द ट्रिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कह रहा है द ट्रिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द फर्स्ट टैक्सॉन इज 10 टाइम्स मोर देन द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द सेकेंड टैक्सॉन। मतलब यहाँ पे पहला टैक्सॉन दूसरा टैक्सॉन, वाइल द डिप्लॉइड नंबर ऑफ द थर्ड टैक्सॉन इज बी मोर देन द हैप्लॉइड नंबर ऑफ द फोर्थ टैक्सॉन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर रिस्पेक्टिव एंडोस्पर्म। अच्छा ठीक है, चार टैक्सॉन दिए हैं, मतलब 4 जीनस दिए हैं, जैसे ओराइजा, एलियम, सैक्रम, निकोटीन, तो इनका ये बताना है। तो सबसे पहले तो देखो
एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म का हमेशा मतलब मेनली ट्रिप्लॉइड ही होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म उसका एंजियो का तो 3N होता है। तो सोमैटिक सेल आर एज फॉलोज। अब मतलब इसमें देखो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि एलियम का जैसे कितना है प्याज का, तो 2N कितना होता है 16, तो इसका एंडोस्पर्म कितना हो जाएगा, देखो 2N अगर 16 है तो N 8 हो जाएगा, तो 3N कितना हो गया 24 हो गया। ओराइजा, ठीक है, ओराइजा सटाइवा इसका कितना होता है 24 होता है। एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में कुछ चीज़ें दी हुई हैं और जिनका वो बोला भी था कि मतलब पढ़ लेना कि कितने नंबर ऑफ, तो ओराइजा सटाइवा का जो है वो 24 है, ठीक है। डिप्लॉयड नंबर पता होना चाहिए एक तरीके से, तभी आप ये कर पाएंगे। और बाकी एनसीईआरटी में जो +2 की एनसीईआरटी उसमें फर्स्ट चैप्टर में कुछ चीज़ों का दिया भी गया है। निकोटीन टोबैको का जो है वो 48 होता है, तो इसका एंडोस्पर्म 72 आ जाएगा। सैक्रम का जो है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 82 से 124 के बीच में होता है, मतलब इंडियन केन। तो एंडोस्पर्म जो है वो 123 से 186 के बीच में होगा। तो यहाँ पे वही है कि किस ऑर्डर में लगाना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे किसका है, सैक्रम का ही आ रहा है। सैक्रम कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। सोचो कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, अगर ऐसा पूछ लेना बीपीएससी वगैरह या इन सभी में जो भी रिसेंटली होने वाले हैं तो भाग खड़े हो गए आप लोग। इसीलिए थोड़ा सा डिटेल पढ़ो, डिटेल में जाओ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। द क्रोमोजोम अपीयर वी शेप्ड ड्यूरिंग एनाफेजिक। एनाफेज के टाइम में जो वी शेप्ड का दिखता है वो क्या होता है, वो मतलब कि किस टाइप का होता है, मेटासेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है। तो ये चीज़ भी मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट निकल के आता है। इंपॉर्टेंट क्या मतलब इससे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। देखो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स की शेप्स निकल के आती हैं। एक होता है वी, एल, जे और आई होता है। तो वी वाला जो आएगा वो किसके लिए होता है, मेटासेंट्रिक का होता है। एल जो है ये सब मेटासेंट्रिक का होता है। फिर जे जो बनता है ये एक्रोसेंट्रिक का होता है और आई जो है ये टीलोसेंट्रिक का होता है। इसको मतलब पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो इसको नोट कर लो और लिख लो। तो यहाँ पे वी शेप की बात की जा रही है तो मेटासेंट्रिक आंसर होगा, ठीक है। वो भी किस टाइम में, एनाफेजिक मूवमेंट पूछ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे कुछ और चेंज कर देगा एग्जाम में तो ध्यान रखना। बाकी ये जूलॉजी में ही पूछा गया था, अभी लास्ट ईयर का है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे दिया भी गया है, एक बार डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। क्रोमोजोम विच अपीयर इन वी शेप, तो ये क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक कहलाएगा। और बाकी एक्रोसेंट्रिक है वह सेंट्रोमियर नियर वन एंड, तो वही जे शेप का हो जाता है ये। और टीलोसेंट्रिक वाला आई शेप का होगा। और सब मेटासेंट्रिक वाले की जब बात करते हैं सब मेटा, तो वो एल बना लेता है। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन। विच एक्टिविटी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। पोस्ट माइटोटिक जब होता है मतलब माइटोसिस के बाद में जो पोस्ट माइटोटिक गैप फेज यानी कि जीवन होता है, तो जीवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं सेल साइकिल की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस मतलब यही सारे काम होते हैं। बाकी थोड़ा सा और डिटेल में अगर जानना है कि मतलब सेल साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ह्यूमन सेल साइकिल कितने 24 आवर्स मतलब उसको डिवीज़न के लिए लगते हैं। ईस्ट का होता है 90 मिनट्स का, बैक्टीरिया 30 मिनट में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से। अब बाकी इसमें जो नॉन डिवाइडिंग फेस है हमारे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो उसमें 23 घंटे लगता है, ठीक है, 23 घंटे नॉन डिवाइडिंग फेज, और सिर्फ 1 घंटे डिवीज़न फेज होता है। यानी कि एम फेज जो है वो सिर्फ 1 आवर का होता है, बाकी सारा टाइम जो है वो प्रिपरेशन में ही लग जाता है। इसीलिए आप लोगों को भी यही बोलते हैं कि हमेशा प्रिपरेशन पे अपना मतलब ज़्यादा टाइम दीजिए। एग्ज़ाम तो मतलब विदिन फ्यू आवर्स का वो गेम होता है, 2 से ढाई घंटे में आपकी ज़िंदगी डिसाइड हो जाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा टाइम आप किस पे दो, अपनी प्रिपरेशन पे दो, ईमानदारी से प्रिपरेशन को करो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 23 घंटे वो नॉन डिवाइडिंग फेज़ होता है या उसको रेस्टिंग फेज़ कहते हैं या इंटर फेज़ है, और 1 घंटे डिवाइडिंग फेज़ या एम फेज़ कहलाता है, ठीक है। अब इसमें देखो जो नॉन डिवाइडिंग फेज़ होता है इसमें G1, S और G2 आ जाते हैं। G1 में क्या करते हैं मतलब कि
यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ सभी सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल और प्लास्टिड को छोड़ के, और बाकी जितने भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो सारा यहाँ पे हो जाता है। जैसे डीएनए पोल हो गया, लाइगेज हो गया, आइसोमेरेज हो गया, एसएसबी वगैरह, वो सारे यहीं पे बन जाते हैं, G1 में ही बनते हैं। ठीक है, G1 फेज में बनते हैं। उसके बाद में S2 जो है, मतलब S फेज जो है वो 8 घंटे चलता है, G1 11 घंटे चलेगा, S 8 घंटे चलेगा। इसको सिंथेसिस फेज या रेप्लिकेशन फेज बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर बनता है, और बाकी सेंट्रियोल वगैरह का फॉर्मेशन जो है वो, ये सेंट्रोजोम, वो साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब एनिमल सेल में ही है सेंट्रियोल, तो एनिमल सेल में ही चलेगा, प्लांट में नहीं होगा। उसके बाद में जो G2 फेज होता है वो 4 घंटे के लिए चलता है, वो पोस्ट सिंथेसिस फेज होता है, और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डुप्लीकेशन होता है, बाकी सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह बनता है। तो ये मतलब कुछ बेसिक चीज़ें थी। बाकी इफ़ यू गाइस फील द नीड तो बताना मुझे, मैं सेल साइकिल थोड़ा सा डिटेल में भी समझा दूँगी। तो बाकी यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। ये कह रहा है कि साइनेप्सिस टेक्स प्लेस। तो साइनेप्सिस कहाँ पे होता है? जो जाइगोटीन वाला फेज होता है ना, वहीं पे साइनेप्सिस होता है। मतलब ये भी सेल साइकिल से क्वेश्चन है, बीपीएससी जूलॉजी में पूछा गया था अभी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल साइकिल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें भी वो जो प्रोफेज में जो कुछ स्टेजेस है ना, यही 5 स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। पहले तो कभी कभी इनका ऑर्डर पूछ लेता है कि इनका मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या है, और फिर उसके बाद हर स्टेज में कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कियास्मेटा फॉर्मेशन हो गया, पैकेटीन वाला हो गया, ये सारी चीज़ें, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पे है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। करें क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? तो देखो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं लेकिन क्रोमोसोम कैसा होता है? होमोलोगस होता है। लेकिन नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जाइगोटीन स्टेज नहीं होगा, सॉरी, बाकी ये है नहीं, ए ऑप्शन ही होगा यहाँ पे। देखो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट पैकेटीन। ठीक है, पैकेटीन में ही पीसी, मैंने ऐसे याद किया था, पीसी पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है ऑफ प्रोफेज 1। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या है? कॉल्चिकम ऑटमनेल से ऑब्टेन करते हैं ना, लिलिएसी फैमिली का। इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम। मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, बी ऑप्शन। बाकी देखते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ जीन्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नहीं, हाँ, तो ऑप्शन बी ही है, क्योंकि वो क्या करता है? माइटोटिक स्पिंडल्स को अरेस्ट कर लेता है, वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं हो पाता है, तो डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडाइजेशन। ठीक है, पॉलीप्लॉइडाइजेशन। दिस इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं टू क्रिएट पॉलीप्लॉइड वेराइटीज विद इनहेंस्ड ट्रेड्स सच एज लार्जर फ्रूट और इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के किस स्टेज में द क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल। क्रोमोसोम जो है वो पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो डेफिनेटली मेटाफेज पे तो इक्वेटर पे होते हैं, और एनाफेज में वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है Which of the following is achieved by the cells of the body with the type of nuclear division known as mitosis। तो माइटोसिस में क्या होता है? हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ वैसा नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल मतलब समझ रहे हो ना, मैथ्स में जब सॉल्व करते थे तो मतलब इक्वेशन होती थी, इधर वाला LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इक्वेशनल डिवीज़न मतलब चीज़ें बराबर ही रहती हैं, चीज़ें के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर ही रहते हैं। और मियोसिस का क्या है? रिडक्शनल डिवीज़न, उसमें घट जाते हैं, 2n से n हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ सेल न्यूक्लियस इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। सबको पता है, राइबोसोम हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 86। An organism under observation is found to be spindle shaped and single celled। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो कैसा है? स्पिंडल शेप्ड का है और सिंगल सेल्ड है। इट हैज़ लॉन्ग फ्लैजिलम, फ्लैजिला भी है, शोइंग कॉन्ट्रेक्टाइल लोकोमोशन इन प्योर वाटर,
देयर अपीयर्स अ सिंगल न्यूक्लियस एंड मैनी क्लोरोप्लास्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, किस किंगडम में फिट होगा? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा और ये, तो मेरे हिसाब से ये प्रोटिस्टा। और ये बात किसकी हो रही है? यूग्लिना की हो रही है। ठीक है, यूग्लिना वगैरह ही ऐसे हैं कुछ जिनमें, सॉरी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या दे रहा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, कुछ खास नहीं दे रहा है। प्रोटिस्ट सिंगल सेल्ड है, यूकैरियोटिक है, सबको पता है। दैट एग्जिबिट डाइवर्स मॉर्फोलॉजीज एंड लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ देखा, मैं बोल रही थी ना, यूग्लिना की ही बात हो रही है यहाँ पे। ये रहा छुपा बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। In one of the cytological slides, the homologous chromosome are seen in synapses. synapses कहाँ पे देखने को मिलती है? ज़ाइगोटीन स्टेज में, मियोसिस के प्रोफेज 1 में। तो बस अब ज़्यादा क्या ही पढ़ना है, आगे आप लोग पढ़ ही लेना है। ठीक है, अब प्रोटीन कंटेनिंग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, हाँ इससे भी क्वेश्चन कई बार निकल के आता है कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो किस स्टेज में बनता है? तो ज़ाइगोटीन में बनता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज आइडेंटिफाइड व्हेन द क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड एंड अटैच टू द स्पिंडल? कह रहे वो स्टेज का नाम बताओ जब क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, मतलब अटैच टू द स्पिंडल, तो वो एनाफेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ G1 फेज ड्यूरिंग सेल साइकिल? अभी मैंने बताया था G1 में क्या होता है, सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, सारे काम मतलब नॉर्मली वो कर रहा होता है और सबका डुप्लीकेशन कर लेता है एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का G2 में होता है, एकदम लास्ट वाले में, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है जहाँ पर DNA होता है, मतलब DNA और बाकी हिस्टोन प्रोटीन वगैरह न्यूक्लियस के अंदर वो कर रहे होते हैं, और जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे सेंट्रियोल का हो रहा होता है। तो बस ये कुछ चीज़ें ही थी यहाँ पे। तो बच्चे ये कुछ मतलब यहाँ तक ये क्वेश्चंस हम इसको मतलब यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास इस चैप्टर से, तो अगर आप चाहते हो तो फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। तो जो भी बच्चे आके इस वीडियो को देखते हो, सबसे पहले तो मुझे लाइक बटन मतलब प्रेस करो ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने जेन्युइनली वॉच किया है। ठीक है, पहले मुझे ये चीज़ पता चलनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप वीडियो पूरा देख लेते हो तो फिर मुझे आप एंड में बताओगे कि हाँ मतलब मैंने आपसे क्या पूछा है। मैंने क्या पूछा है कि आपको इस टॉपिक पे और भी क्वेश्चंस चाहिए, तो वहाँ पे आप यस लिख करके मुझे बताओ। ठीक है, तभी मैं अगला जो है इस टॉपिक पे और वीडियोज़ में लेकर के आऊँगी, नहीं तो फिर मैं अगला चैप्टर शुरू कर दूँगी। ठीक है, ये अगर आप और क्वेश्चन चाहते हो, क्वेश्चंस मेरे पास बहुत हैं, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप साथ दे रहे हो ना तो मैं 100 150 क्वेश्चन में आराम से एक वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगी बस। और क्वेश्चन से प्रैक्टिस की ज़रूरत है भाई। देखो सेल सबने पढ़ा है, क्या है क्या नहीं है वो तुम्हें कितना याद है ना, वो तुम्हें क्वेश्चन की ही फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब जाकर के मतलब या तो फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर लो। ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है रिवीजन का। बट बाकी यार अगर तुम्हें फ्री में यहाँ पे मिल रहा है कंटेंट तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भागना चाहिए इस चीज़ से। ठीक है, तो बाकी जो भी नए सब्सक्राइबर्स मतलब जुड़ रहे हैं उन सबका मैं मतलब तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और प्लीज़ वीडियो को मतलब पूरा ध्यान से देखिए। जो भी चीज़ें मैं पूछती हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ, वो कमेंट सेक्शन में लिखने में बिल्कुल भी आलस मत करो। ठीक है, वरना ग्लूकॉन डी भिजवा दूंगी मैं सबके घर। और बाकी देखो इसको फिर बताओ, अगर इस पर और क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस मेरे पास बहुत हैं, बस आप यस बोलो तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पे इस पर एक आध क्लासेज और कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक चैप्टर को या एक टॉपिक को एक वीक तक हम कंटिन्यू करते हैं आराम से। एक हफ्ते में तो रिवीजन ठीक ठाक हो जाएगी ना एक टॉपिक की। ठीक है, और फिर उससे मतलब ये रहेगा कि हाँ एग्ज़ाम टाइम पे आपको ज़्यादा वो नहीं, प्रेशर नहीं आएगा। बस आपको मतलब देखना रहेगा, यहाँ से भी जो चीज़ें आपको आ रही हैं उनको छोड़ दो, जो नहीं आ रहा है ना उसको बस साथ साथ में नोट करते चलो, बस अलग से आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलो बहुत हो गई बातें, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसा भी आप सबका रिस्पॉन्स रहेगा फिर मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगी। ठीक है, सो प्लीज़ भूलना मत, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर 5-10 बच्चे भी बोल देंगे ना यस मैम, तो फिर मैं बिल्कुल करवा दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे बच्चा ईमानदारी से पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है,
बस। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।